हेलो। हाँ बच्चों, कल अपन ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस देखी थी। मैंने बताया था आपको कि जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक धन संबंधी, एक कल्याण संबंधी, एक दुर्लभता संबंधी और विकास केंद्रित। ठीक है, तो इसमें से मैंने 2 तरह की आपको कल बताई थी, धन संबंधी और कल्याण संबंधी। ठीक है, धन संबंधी में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था? धन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया और मानव को गौण माना। और कल्याण संबंधी में बताया था आपको कि इसमें मानव कल्याण पर विशेष रूप से जोर दिया गया। लेकिन कौन सा मानव कल्याण? भौतिक कल्याण के ऊपर। तो इस वजह से इन परिभाषाओं की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। ठीक है, तो मार्शल ने इन परिभाषाओं को जो है वर्गीकरण के आधार पर बताया था खास तौर से। तो इन परिभाषाओं की भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत आलोचना हुई। तो रॉबिन्स जो है उन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी। कौन सी दी थी बच्चों? दुर्लभता संबंधी या चुनाव से संबंधित। ठीक है, तो रॉबिन्स क्या कहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसमें हमारे पास क्या है, हम लोगों के आवश्यकताएं तो हमारी अनंत है, लेकिन साधन हमारे क्या है? सीमित है। और इसके साथ साथ आवश्यकता की क्या विशेषताएं हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा है और साधन जो है वो वैकल्पिक उपयोग वाले हैं। तो इस वजह से समस्या उत्पन्न होती है। तो रॉबिन्स ने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें उद्देश्यों व सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा रॉबिन्स ने? कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें उद्देश्यों व सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम रॉबिन्स की डेफिनेशन की व्याख्या करें या विशेषताएं बताएं। तो क्या व्याख्या है इसकी कि एक तो इन्होंने क्या कहा कि मानव की आवश्यकताएं अनंत है। हम सभी जानते हैं बच्चों कि हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है जो कि हमेशा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। एक को पूरी करते हैं दूसरी पैदा हो जाती है। तो इसकी एक खास बात क्या है कि मानव की आवश्यकताएं अनंत है। दूसरी बात कि हमारी सभी जो आवश्यकताएं उनकी तीव्रता समान नहीं होती है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जो बहुत अर्जेंट होता है कि अभी की अभी पूरी होनी चाहिए, और कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जो कि टाल भी सकते हैं। वो चीज़ मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। तो आवश्यकताओं की तीव्रता में क्या होती है बच्चों? भिन्नता होती है। फिर इसके बाद साधनों की सीमितता। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो साधन हैं वो सीमित होते हैं। चाहे हमें प्रकृति ने जो साधन दिए हैं, चाहे वो मानव प्रदत्त है, सभी साधनों में क्या होती है कि वो सीमित होते हैं। हमारी आवश्यकताएं जितनी है उतने साधन हमारे पास नहीं है। तो इसी वजह से आर्थिक समस्या पैदा होती है। क्या समस्या होती है कि हम कौन से साधनों से कौन सी आवश्यकताएं पहले पूरी करें, क्योंकि साधन तो हमारे पास लिमिटेड है और आवश्यकताएं इतनी सारी, तो उनकी तीव्रता में भिन्नता है। तो इसीलिए अब हम पहले क्या करेंगे, जो बहुत ज़रूरी आवश्यकताएं हैं पहले हमको उनको पूरा करना होगा। ठीक है, तो ये चुनाव की समस्या जो है वो पैदा होती है यहाँ पर। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन की विशेषताएं क्या क्या है कि नंबर 1 कि अर्थशास्त्र का विस्तृत क्षेत्र, क्योंकि इन्होंने उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित कर लिया जहाँ की चुनाव की समस्या है। ठीक है, चाहे वो भौतिक है चाहे वो अभौतिक है। ठीक है, तो इस वजह से अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है वो काफ़ी विस्तृत हो गया। फिर रॉबिन्स ने क्या कहा? अर्थशास्त्र जो है वो उद्देश्य के प्रति तटस्थ है। हमको ये नहीं देखना क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या उचित है क्या अनुचित है। ठीक है, तो हमें रॉबिन्स जो है इकोनॉमिक्स को एक पॉजिटिव साइंस मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये उद्देश्य के प्रति तटस्थ है। उद्देश्य अच्छा या बुरा हमको ये नहीं देखना है,
उद्देश्य है तो बस उसको पूरा करना है। फिर रॉबिन्स की परिभाषा विश्लेषणात्मक है। इसमें वर्गीकरण वाली नहीं होकर के कौन सी परिभाषा है? विश्लेषणात्मक। मानव की प्रत्येक क्रिया जहाँ भी चुनाव का पहलू आता है उसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अर्थशास्त्र जो है मानव विज्ञान के रूप में, मार्शल ने इसको सामाजिक विज्ञान माना था, लेकिन रॉबिन्स ने इसको मानव विज्ञान माना। मतलब अगर व्यक्ति कहीं भी रहता है, साधु सन्यासी है या एकांत में रहता है, तो भी उसकी क्रियाओं का अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। फिर रॉबिन्स की जो परिभाषा है वो सार्वभौमिक है, प्रत्येक देश और काल में ये लागू होती है। ठीक है। लेकिन इन परिभाषाओं की भी आलोचनाएं हुई है, जैसे डार्विन है, बूटन है, फ्रेजर, वेवरिज, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा आलोचना करी रॉबिन्स की परिभाषा की। ये बोलते हैं कि इसकी वजह से अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है बहुत ही विस्तृत हो गया है, अन्य सामाजिक विज्ञान भी इसमें आ जाते हैं, तो इसलिए इसकी आलोचना हुई। फिर रॉबिन्स की परिभाषा स्थैतिक है। ठीक है, कि इसमें हम केवल दिए हुए साधनों का ही आवंटन करते हैं, उनको हम बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। फिर एक आलोचना ये कि आवश्यकताएं अधिक नहीं होती है, ये खास तौर से प्रोफेसर जे.के. मेहता कहते हैं कि हमारी आवश्यकताएं अनंत नहीं हैं। फिर रॉबिन्स ने जो है वो निगमन प्रणाली का से ही अध्ययन किया, लेकिन निगमन के साथ साथ हमको आगमन पद्धति भी अपनानी चाहिए। फिर रॉबिन्स ने पूर्ण रोजगार की मान्यता ली है, लेकिन हमेशा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं होता है, बहुत सारे साधन बेकार भी पड़े रहते हैं। फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र के नियम सार्वभौमिक है, लेकिन आर्थिक नियम निश्चित और अटल भी नहीं होते हैं। फिर अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ भी नहीं होता है, क्योंकि हमको ये भी देखना होता है कि वो उद्देश्य अच्छा है या बुरा है, और हमको निर्णय भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम आदर्श से दूर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से रॉबिन्स की परिभाषा की भी काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन इसके बावजूद भी रॉबिन्स की परिभाषा जो है काफ़ी तार्किक है और काफ़ी वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, अगर हम सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो रॉबिन्स की परिभाषा बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ कैटेगरी जो है अपनी विकास केंद्रित परिभाषा। ठीक है, या इसको हम आधुनिक परिभाषाएं भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से के.जी. सेठ है, हेनरी है, सैमुअल्सन है, मिल्टन फ्रीडमैन है, ये अर्थशास्त्री जो है इन्होंने विकास केंद्रित परिभाषा दी थी। तो हमने देखा कि रॉबिन्स केवल दिए हुए साधनों के ही बंटवारे की बात करते हैं, साधनों के विकास की बात नहीं करते हैं, तो इस वजह से इसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्री, इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की जो समस्या है उसको अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में प्रमुख रूप से लिया गया है। तो इस वजह से हमको अब अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है इसमें हमने विकास को भी सम्मिलित किया है। तो इसकी मुख्य रूप से जो परिभाषा है, जैसे अभी मैं सैमुअल्सन की परिभाषा बता रही हूँ। सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस तथ्य का अध्ययन है कि व्यक्ति और समाज मुद्रा का प्रयोग करके या बिना मुद्रा को प्रयुक्त किए विभिन्न प्रयोगों में प्रयुक्त होने वाले दुर्लभ उत्पादक संसाधनों को एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग करने और उसका समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में वर्तमान व भावी उपयोग में प्रयोग करने का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो सैमुअल्सन क्या कहते हैं? सैमुअल्सन की जो परिभाषा है ये एक तो प्रायोगिक है,
क्योंकि इसमें विकास का तत्व जोड़ा हुआ है। दूसरा, इन्होंने सैमुअल्सन ने वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों का असीमित लक्ष्यों की प्राप्ति में उपयुक्त आवंटन की समस्या को अर्थशास्त्र में प्रमुख विषय बताया है। ठीक है, कि साधनों का आवंटन जो रॉबिन्स कह रहे हैं वो इन्होंने भी बताया है। इसके अलावा ये कहते हैं कि मुद्रा के प्रयोग से या बिना मुद्रा के प्रयोग, मतलब जो है बिना मौद्रिक व्यवस्था के भी साध्यों के मध्य वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के वितरण की व्यवस्था पर भी विचार करते हैं। फिर इसके अलावा कि अर्थशास्त्र के साधनों के आवंटन में सुधार करने की लागत और उपयोगिता का विश्लेषण भी करते हैं। और सैमुअल्सन ने अपनी परिभाषा में आर्थिक विकास को भी सम्मिलित करते हैं। तो इसमें गत्यात्मकता भी है, प्रायोगिक भी है। तो जो कमी रॉबिन्स की परिभाषा में चल रही थी, उस परिभाषा की कमी को इन्होंने दूर किया और विकास को जो है अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बनाया। ठीक है, तो सैमुअल्सन की परिभाषा जो है विकास अर्थशास्त्र की परिभाषा में बहुत अच्छी परिभाषा मानी जाती है। और इसके अलावा मैं आपको मिल्टन फ्रीडमैन की परिभाषा भी बताती हूँ। मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि अर्थशास्त्र इस बात का विज्ञान है कि एक विशेष समाज अपनी आर्थिक समस्याएं कैसे हल करता है। एक आर्थिक समस्या उस समय विद्यमान होती है जबकि दुर्लभ साधन वैकल्पिक साधनों की पूर्ति में लगाए जाते हैं, और यदि साधन दुर्लभ न हो तो कोई समस्या नहीं होगी और यह स्थिति निर्वाह या मुक्ति की होगी। पर यदि साधन दुर्लभ और साध्य केवल एक ही हो तो साधनों के उपयोग की समस्या प्रौद्योगिकी होगी। तो इस तरह से सैमुअल्सन है, मिल्टन फ्रीडमैन है, केजी सेट है और हेनरी है, ये विकास केंद्रित परिभाषाओं पर जोर देते हैं। तो अब जब हम चारों तरह की परिभाषाएं देखें, धन संबंधी, कल्याण संबंधी, दुर्लभता संबंधी और विकास केंद्रित, तो अब इसमें हम कहेंगे कि धन संबंधी तो अब बात काफ़ी हमने छोड़ दी है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखें तो रॉबिन्स की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष की बात करें तो मार्शल की परिभाषा बहुत अच्छी है, यथार्थवादी है। और आधुनिक युग, जबकि हम कल्याण चाहते हैं मानव का, तो आधुनिक युग के हिसाब से भी ये अच्छी है और इस वजह से अर्थशास्त्र को सम्मानजनक स्थान भी मिला है। और विकास केंद्रित परिभाषाओं का भी और भी विकास होना बाकी है। ठीक है बच्चों, तो ये चारों तरह की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई इकोनॉमिक्स की। और किसी भी सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्यों जानना ज़रूरी है, इसी से हमें उस सब्जेक्ट की विषय वस्तु का, उसके क्षेत्र का, उसकी परिधि का पता चलता है और समय के साथ किस तरह से विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं आती गई, क्या क्या इसकी विषय वस्तु बदलती गई, तो ये चीज़ें भी हम इससे जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। और इसके अलावा मैं आपको असाइनमेंट भी दे रही हूँ व्हाट्सएप पे, वो भी आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।